हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था, हम आज नेशनल इनकम के कुछ और एमसीक्यू लेके आए हैं और वो होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो पिछली क्लास में मैंने आपको नेशनल इनकम के थ्योरी के एमसीक्यू कराए थे। इस क्लास के अंदर मैं आपको नेशनल इनकम के ही न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हुए मैं आपको चीज बता दूं कि जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप भी साथ साथ इसको अटेम्प्ट करते जाइए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, यानी कि अगर सारा आउटपुट बेच दिया जाए मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, आपका क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मली वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है वैल्यू आउटपुट का। लेकिन अगर आपके पास सारा आउटपुट बेच दिया जाए मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो वैल्यू आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा? वैल्यू आउटपुट विल बिकम इक्वल टू सेल्स, क्योंकि चेंजिंग स्टॉक तो उसमें होगा ही नहीं। तो चेंजिंग स्टॉक नहीं होगा तो वैल्यू आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड देखिए, वैल्यू एडिट क्या होता है? वैल्यू एडिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो डायरेक्ट आंसर है वैल्यू एडिट का सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, वैल्यू एडिट मींस वैल्यू ऑफ, वैल्यू एडिट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, आउटपुट लेस डेप्रिसिएशन, आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट या आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू एडिट जो निकलता है यानी जीवीए जो निकलता है वो हमेशा एट मार्केट प्राइस निकलता है। तो इट इज वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। तो ये आउटपुट हम निकालते हैं मार्केट प्राइस पर। ओके, लेकिन होता क्या है? आउटपुट लेस इंटरमीडिएट कॉस्ट या आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करते हैं ना, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ एडिट। निकलता मार्केट प्राइस पर है लेकिन इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करने के बाद। चेंजिंग स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक इज नेगेटिव। कब होता है चेंजिंग स्टॉक नेगेटिव? चेंजिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है? जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक कम ओपनिंग स्टॉक से। जब इसका फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है तो जब क्लोजिंग कम होगा तभी आपका चेंजिंग स्टॉक नेगेटिव होगा ना। बिल्कुल, तो चेंजिंग स्टॉक इज नेगेटिव व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी, ये देखो ये आपका जो कंपनसेशन प्राइस वाला देखा तो इनकम मेथड की चीज दे रखी है। तो क्या क्या चीजें आती हैं? जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? अब देखो इसमें हम जब भी इनकम मेथड से निकालते तीन चीजें निकालते थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये हमारा होता है, क्या होता है? एनटीपी एफसी होता है जो हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। लेकिन आपको पता है जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम जब इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकाल लेते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करते हैं। तो ये जो हमारे पास तीन चीजें आती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन और एनआईटी को भी ऐड करना पड़ता है। अब देखो इसमें से क्या आ रहा है? ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, उसके अंदर यानी ये वाला पार्ट आपका एनडीपी एफसी निकल गया। इसके अंदर डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल आएगा। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किस वजह से होता है? सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से होता है। सबको पता है सब्सिडीज की वजह से, यानी कि इसका डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस आएगा वो इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज दोनों की वजह से आएगा। तो बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा? सेवंथ क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच एग्रीगेट्स रिप्रेजेंट नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? ये सबको पता होगा, सबको याद होगा। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी एट एफसी। ओके, जीएनपी एक्सीड्स एनएनपी। जीएनपी एनएनपी, अगर जीएनपी ज्यादा है एनएनपी से तो किस वजह से होगा? आपको देखो डिफरेंस किस चीज का है? ग्रॉस है और नेट है। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? डेप्रिसिएशन का। ओके, तो डेप्रिसिएशन की वजह से ये जीएनपी ज्यादा है नेट नेशनल प्रोडक्ट से। और डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट से।
तो ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस आएगा उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन की वजह से जीएनपी ज्यादा होता है एनएनपी से। तो ये इसका आंसर हो गया, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर होता जा रहा है? कुछ भी हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, इसका डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। 9th क्वेश्चन, जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स थे, एक था फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज स्टॉक। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक, देखो इसमें से कौन सा निकलता है? क्या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके, क्या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक प्लस करके? नहीं, चेंज स्टॉक प्लस करके। तो इसका मतलब ये जो आपके पास है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट में हम डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो ग्रॉस बन जाएगा, और उसके अंदर चेंज स्टॉक भी ऐड कर दें तो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। तो सी पार्ट, क्योंकि नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में खाली डेप्रिसिएशन प्लस करने से नहीं होगा, इसमें चेंज स्टॉक भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा। तो सी पार्ट इसका आंसर है। 10th क्वेश्चन देखिए, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बराबर कब हो सकते हैं? ये तब होते हैं जब कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज ना हो, मतलब कि कोई एनआईटी ना हो। अगर एनआईटी नहीं होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, तो नो डायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, नो सब्सिडी, इसमें से कोई ठीक नहीं है, ना इनडायरेक्ट टैक्स और ना ही सब्सिडी। अगर दोनों में से कोई भी चीज नहीं होगी तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बराबर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, इफ फैक्टर कॉस्ट, अगर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है मार्केट प्राइस से, इसका मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट अगर ज्यादा है मार्केट प्राइस से तो किस वजह से है? नॉर्मली क्या होता है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम फिक्स्ड कॉस्ट में एनआईटी प्लस करते हैं, यानी कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है एमपी से। अगर एमपी से फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है तो किस वजह से है? अगर एनआईटी का डिफरेंस है तो कब होगा? एनआईटी फॉर एग्जांपल आप समझ के चलो, ये आपका 80 है, ये 100 है और ये 20 है, NIT 20। ओके, NIT 20 है, यानी कि NIT आपका माइनस में होगा, तभी आपका ये आंसर आएगा ना, फिर फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगी। तो NIT माइनस में कब आ सकता है? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो सब्सिडीज से, यानी कि NIT नेगेटिव कब होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज से कम होगा। ओके, 12th क्वेश्चन, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, NDP at factor cost is less than नेशनल इनकम NNPFC कब होता है? डिफरेंस किस चीज का है इसके अंदर, डोमेस्टिक और नेशनल का? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और NDP एट फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ये बात पक्की हो गई। सेम उसी तरीके से सॉल्व करोगे। ये आपका डोमेस्टिक वर्ड कम कब होगा? जब NFI पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना? NFI पॉजिटिव होगा यानी कि नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये 100 है, ये 20 है, तब जाके ये 120 बनेगा, यानी कि NFI पॉजिटिव होगा, तब ये आपका जो NDPFC है कम रहेगा नेशनल इनकम से। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इज पॉजिटिव। 13 क्वेश्चन देखो, इफ फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों अगर बराबर हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है तो क्या नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बराबर होती हैं? क्या NDPFC माइनस डेप्रिसिएशन टू GNPFC होगा? NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन GNPFC होगा? या सारे ठीक हैं? इसमें से बताओ, एक एक करके चेक करो। ये बात ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम अब्रॉड बराबर होंगे तो आपका डोमेस्टिक वाला पार्ट नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा, यानी कि नेशनल और डोमेस्टिक बराबर होंगे। ये पार्ट तो आपका बिल्कुल ठीक है। NDPFC माइनस डेप्रिसिएशन, NDPFC में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करूं तो क्या निकलेगा? नेट में डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो ग्रॉस निकलता है या नहीं? NDPFC में डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा तो ग्रॉस निकलता है। देखो, नेट में डेप्रिसिएशन माइनस करके ग्रॉस नहीं निकल सकता, ये तो गलत है, ठीक है? नेट डोमेस्टिक NDPFC में डेप्रिसिएशन प्लस करूंगा तो ग्रॉस तो बन जाएगा, GDP बन जाएगा, पर GNP नहीं बनेगा। पर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बार चेक करते हैं। चलो, NDPFC में डेप्रिसिएशन माइनस करो तो क्या आता है? ये हमारा आता है GDP, सॉरी, NDPFC में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो GNP आपका नहीं बन सकता। ओके, अब इसको देखो, आपका NDPFC है, इसमें अगर डेप्रिसिएशन प्लस करता हूं तो क्या बनता है? इसमें बनता है GDP
एट एफ सी। और जीडीपी एट एफ सी में मुझे अगर जीएनपी निकालना है तो क्या निकल सकता है इसमें? नहीं निकल सकता, क्योंकि आपका एनआईटी भी चाहिए होगा इसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपका एक ही इसमें से कौन सी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है ये बताना है। बताइए कौन सा है? क्या सारे वैलिड हैं या सारे इनवैलिड हैं? नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम बराबर होगी तो ये तो आपकी बिल्कुल ठीक निकल रही है, लेकिन इसमें से ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसको ना क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी ठीक है? तो इसमें से कौन सी ठीक है? ये आपकी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम बराबर है। ओके, इफ एनआईटी, इफ नेट एनआईटी टैक्सेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस। एनआईटी को अगर हम देखो नेशनल इनकम, एनएनपी एट एमपी की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम एंड मार्केट प्राइस। ये अगर इसमें से अगर एनआईटी माइनस कर दिया तो क्या निकल के आएगा? इसमें निकल के आएगा एनएनपी एट एफसी। ओके, एनएनपी एट एनआईटी माइनस करके, तो ये क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। दैट इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी अगर एमपी पर गिवन है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करें और सब्सिडीज को क्या करें ताकि नेशनल इनकम बन जाए। तो इसमें नेशनल इनकम बनानी हो तो क्या करते हैं हम? इसमें हम एनआईटी माइनस कर देंगे तो नेशनल इनकम बन जाती है। ये हमने पीछे भी देखा था, पर एनआईटी को माइनस करना है। एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज। तो इसका मतलब एनआईटी माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आईटी को माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडीज को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी माइनस में आएगा ना। तो इसका मतलब आईटी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और सब्सिडीज को ऐड करना है, तब जाके ये नेशनल इनकम बन जाएगी आपकी। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। तो इसका आंसर ए पार्ट डायरेक्ट है। इसमें बताओ इन द ब्लैंक्स, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू, एनएनपी एट एफसी में क्या करें कि जीडीपी एट एमपी बन जाए? इसको बताओ। देखो, नेट में ग्रॉस बनाने के लिए आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए एनएफआईए माइनस करना पड़ेगा, और एफसी को एमपी बनाने के लिए आपको एनआईटी प्लस करना पड़ेगा। अब देखो इसमें से क्या आ रहा है? प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए माइनस एनआईटी, गलत है, प्लस एनआईटी चाहिए। तो इसका मतलब अब यहां देखो प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी, तो आपका सी पार्ट इसमें मैच कर रहा है। ओके, जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन को निकालने का तरीका क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन को निकालने का पहला तरीका है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करके, ये ठीक है स्टेटमेंट। इसके अलावा नेट कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड कर दें, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन निकलते हैं, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ये भी ठीक है। तो दो ठीक निकल मतलब ऑल ऑफ दिस हो सकता है। तो आपका ये भी फॉर्मूला जो है ग्रॉस बिजनेस का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री, चारों आपके इसी जीडीसीएफ के पार्ट हैं। इसका मतलब सारे आंसर्स इसके बिल्कुल सही हैं। अब अगर आप देखो जीडीपी एट एमपी, अगर आपका 1000 सब्सिडी जितनी है तो जीडीपी एट एफसी कितना होगा? जीडीपी एट एफसी निकालना है कहां से? जीडीपी एट एमपी से। जीडीपी एट एमपी में हम क्या करें? देखो एमपी से एफसी में आने के लिए एनआईटी माइनस करना है। अब जीडीपी एट एमपी आपके पास 1000 है और एनआईटी के लिए आईटी माइनस सब्सिडीज करना है। आईटी आपके पास नहीं है और सब्सिडीज आपकी 50 है। तो क्या बन गया? 1000 प्लस 50 यानी कि 1050, जो इसका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। इसमें से आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। इसमें कैलकुलेट करना है आपको जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है किसमें से? जीडीपी एट एफसी से। इसको कन्वर्ट करने के लिए डोमेस्टिक को एनएफआईए प्लस कर दो, नेशनल वर्ड बनता है, और एफसी में एनआईटी प्लस कर दो तो आपका एमपी बनाता है। तो जीडीपी एट एफसी आपको गिवन है 3000, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे रखा है, मतलब ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -200। एनआईटी प्लस करना है, एनआईटी प्लस करना है मतलब आईटी माइनस सब्सिडीज 420 -240। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 3000 -200 + 180। ओके, तो इसमें से अगर आप 20 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2980। दैट इज द आंसर बी पार्ट। कुछ भी समझ ना हो रहा हो तो मुझसे साथ साथ पूछ लेना।
ओके। अभी देखो, अगर एक फार्मर ने अपना वीट बेचा मिलर को 500 रुपए का, और मिलर ने वो फ्लोर बेच दिया बेकर को 700 रुपए का, और बेकर ने ब्रेड बेच दी कंज्यूमर्स को 1000 रुपीज की, तो वैल्यू एडिट कितना हुआ? मिलर और बेकर का वैल्यू एडिट निकालना है, दोनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ मिलर बेकर का निकालना है। फार्मर ने अपना मिलर को बेचा था, अब मिलर ने देखो 500 रुपए की खरीद करके उसने बेकर को 700 रुपए का बेचा, मतलब इसने 200 रुपए का वैल्यू एडिट किया, और बेकर वाले ने 700 रुपए की ब्रेड खरीद के कंज्यूमर्स को 1000 रुपीज की बेची, इसमें 300 रुपए का कंट्रीब्यूट किया। तो दोनों ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया? दोनों की वैल्यू मिलाकर होगी 500 रुपए। तो इसका आंसर आएगा इसमें ए पार्ट 500। एनडीपी एट एफसी दे रखा है, एनएफआई दे रखा है, अब इसमें एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए एनडीपी एट एफसी को यहां रखें और कन्वर्ट कर देंगे प्लस एनएफआई। अब यहां देखेंगे आपका 1500 ये दे रखा है, पर नेट फ्रेट इनकम अब्रॉड जो है आपको नेगेटिव में दे रखा है, टू अब्रॉड मतलब 500 है, तो यहाँ -500 लिखना पड़ेगा, फ्रॉम जो 2 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000। तो 1000 इसमें सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सारे न्यूमेरिकल पार्ट देखे। मैंने एमसीक्यू के लगभग हर तरह के क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, कुछ डाउट रहता है, या कुछ आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में करके लिख के भेज दीजिए। ओके, तो ये आपके लिए मैंने आपको एमसीक्यू पार्ट खत्म कराया। आगे आने वाली क्लासेस के लिए मैं एमसीक्यू सीरीज में और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो उसके लिए बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।